हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां पे आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करना है और न ही किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेना है। और मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स जिनको आप पढ़ सकते हैं। कैसे? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, एक फॉर्म की लिंक है, उसको क्लिक करके आप अपने डिटेल्स भर दें और फिर हमारी टीम जो है आपसे गेट इन टच हो जाएगी। बाकी इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो भाई ये जो सेशन है हमारे क्लास 9th के मैथ्स का है, जहां पे हम सर्कल चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे एक तरीके से। यहां पे ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जिन्होंने आज तक सर्कल के जो है थ्योरम्स नहीं देखे हैं, जिनको थ्योरम्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। ढेर सारे क्या, जितने भी थ्योरम्स आपके चैप्टर में हैं और कैसे उन थ्योरम्स को हमें समझना चाहिए, कैसे उन थ्योरम्स को हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना चाहिए, वो सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सेशन का टारगेट जो है अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस एक चीज और रह गई है, अगर अभी तक आपने क्लास 9th के बाकी चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं तो आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, जो कि है जिस पे आप क्लिक कर देना। जैसे उस पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी जिसमें अभी तक 10वें चैप्टर तक जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं उन सभी चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमने कर दिया है। तो जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हर एक चैप्टर का। बाकी बढ़ते हैं सेशन में, तो आ जाते हैं इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के सबसे पहली चीज पे, जो है हमारा थ्योरम 10.1। यहां पे हम थ्योरम्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं कि कौन कौन से थ्योरम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सारे के सारे थ्योरम्स हम यहां पे कवर करेंगे। सबसे पहले थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, आखिरी थ्योरम तक जाएंगे। सबसे पहले थ्योरम पे आ जाते हैं। पहला थ्योरम है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। भाई अगर आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल में 2 कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो सेंटर पे भी वो कितना एंगल सबटेंड करेंगे? सेंटर पे भी वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। इसको हम डायग्राम की मदद समझते हैं। आ जाइए, मान लीजिए हम एक सर्कल ले लेते हैं। तो हमने एक ये सर्कल ले लिया, ठीक है। इस सर्कल में हमने बोला कि ये भाई सेंटर है, डन। अब यहां पे मान लो आपने बोला कि एक कॉर्ड हमारे पास ये रहा, इस कॉर्ड का नाम हम दे देते हैं ए बी कॉर्ड, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि ए बी कॉर्ड का लेंथ जो है, आप अपने मन से मान लो कि ए बी कॉर्ड का जो लेंथ है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मैं कहता हूं कि एक दूसरा कॉर्ड ले लेते हैं हम कुछ यहां पे, इस कॉर्ड का नाम हम CD दे देते हैं। और CD कॉर्ड का जो लेंथ है हम मान लेते हैं कि भाई ये कॉर्ड भी 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हमने 2 कॉर्ड्स लिए हैं, एक लिया है AB, दूसरा लिया है CD, दोनों का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। भाई पहला कॉर्ड जो है आपके सर्कल पे ये वाला एंगल बनाता है, दूसरा कॉर्ड जो है आपके सर्कल पे ये वाला एंगल बनाता है। इन दोनों कॉर्ड्स में सबसे पहली चीज क्या है, तो दोनों कॉर्ड्स का लेंथ क्या है भाई? इक्वल है। अब दोनों कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है तो इनके द्वारा बनाया गया एंगल कहां पे बनना चाहिए? एंगल सेंटर पे बनना चाहिए, एंगल वो भी इक्वल होगा। अगर मैं कहता हूं इस तरफ एंगल 30 डिग्री है तो मजबूरन इस तरफ भी एंगल कितना होगा? इस तरफ भी एंगल 30 डिग्री होगा। तो याद रखिएगा इस थ्योरम को, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको उस थ्योरम को लगाना पड़ेगा। तो आप क्या याद रखेंगे? आप बस इतना याद रखिएगा कि अगर हमारे पास सर्कल है, उस सर्कल में हमारे पास 2 कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड्स का लेंथ बराबर है, तो एंगल जो सेंटर पे सबटेंड होगा वो एंगल कैसा होगा? इक्वल होगा। अच्छा, ये थ्योरम जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 कॉर्ड पे लगाएं। अगर आप 3 या 4 या 5 कॉर्ड्स लेते हैं जिनका लेंथ इक्वल है, तब भी उन कॉर्ड्स द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पे इक्वल होता है। जैसे देखिए दूसरे डायग्राम में, मान लीजिए हम एक बड़ा सर्कल कंसिडर कर लेते हैं और इसमें हम 3 कॉर्ड्स कंसीडर कर लेते हैं कि एक कॉर्ड ये हो गया, दूसरा कॉर्ड हमने ये कंसीडर कर लिया और तीसरा कॉर्ड हमने ये कंसीडर कर लिया। 3 कॉर्ड्स कंसीडर कर लिए हम। कॉर्ड्स के नाम दे देते हैं कि ये कॉर्ड जो है आपके पास AB हो गया, जबकि ये कॉर्ड जो है आपके पास मान लीजिए CD हो गया। और हमने बोला कि इस कॉर्ड को आप बोल दीजिए EF। तो यहां पे हमने 3 कॉर्ड्स ले लिए। समझ आ रही है आपको बात? अब सुनिए, 3 कॉर्ड्स लिए हमने। अब मान लो ये जो है आपके पास सेंटर है और मैं ऐसा कहता हूं कि जो आपके तीनों कॉर्ड्स के लेंथ सेम है। भाई इस कॉर्ड का भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इस कॉर्ड का भी लेंथ 5 सेंटीमीटर और इस कॉर्ड का भी लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब इस कॉर्ड ने सेंटर पे जो है ये वाला एंगल बनाया और मैं कहता हूं कि मान लो इस एंगल को अपन 60 डिग्री ले लेते हैं। तो जो दूसरा कॉर्ड है उसका भी लेंथ सेम है, वो भी सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बनाएगा? वो भी 60 डिग्री बनाएगा। और जो तीसरा कॉर्ड है वो भी सेंटर पे कितना बनाएगा? वो भी आपके सेंटर पे 60 डिग्री ही
बनाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट होता है जो आप कॉर्ड्स पे लगाते हैं कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे बनाया गया एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, सिर्फ 30 या 60 ऐसा दिमाग में मत बिठा लीजिएगा कि हमेशा कॉर्ड 30 या 60 बनाते हैं। भाई कोई भी एंगल हो सकता है। अगर मैं यहां पे चाहूं तो 45 डिग्री भी रख सकता हूं कि भाई यहां पे अगर 45 हो गया तो बाकी जो दोनों जगह है वहां पे भी क्या हो जाएगा? वहां पे भी आपके पास 45 डिग्री का एंगल होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कॉर्ड का लेंथ सेम है तो उनके द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पे क्या आएगा? सेम आएगा। याद रहेगी बात? चलिए, यहां पे हम थ्योरम्स के प्रूफ वगैरह में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी वो करा चुका हूं। ठीक है, थ्योरम्स के प्रूफ में पूरे करवा चुका हूं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर, मतलब एक तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक चैप्टर्स के थ्योरम्स नहीं देखे, उनको याद ही नहीं है थ्योरम, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा सारे के सारे थ्योरम एक तरीके से रिवाइज करने में। साथ में ये वीडियो आपको इसमें भी हेल्प करेगा कि आप जितने भी यहां पे थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं वो समझने में। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और मान लीजिए एक दो दिन में आपका एग्जाम है, भाई इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम है या फिर आपके एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है, फिर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप पूरे थ्योरम्स एक जगह रिवाइज कर ले रहे हैं। चलिए, तो पहला थ्योरम डन। दूसरे थ्योरम पे आते हैं अपन। दूसरा थ्योरम कुछ ऐसा है, एक्चुअली दूसरा थ्योरम जो है पहले वाले थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब ऑपोजिट है। सुनिएगा, पहले थ्योरम में हमने ये देखा था कि कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो दूसरे थ्योरम में पता है हम क्या देखते हैं? हम दूसरे थ्योरम में ये देखते हैं कि अगर एंगल इक्वल हैं तो कॉर्ड्स को भी इक्वल होना पड़ेगा। चलिए, इसको भी एक डायग्राम की मदद से हम समझेंगे। मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है मस्त कौन है? एक सर्कल हमने बनाया। ठीक है, हमने डायग्राम में क्या बनाया? सर्कल। हमें क्या बोला गया है कि कॉर्ड्स को एंगल सबटेंड करना है किधर? सेंटर पे। तो हमने बोला कि ठीक है, ये जो है हमारे पास सेंटर है, ये हमारे पास पहला कॉर्ड है। पहले कॉर्ड का नाम रख दिया हमने ए बी। ठीक है, पहले कॉर्ड का क्या हमने नाम रख दिया? ए बी। और दूसरे कॉर्ड का हम यहां पे मान लीजिए नाम रख देते हैं सी डी। ये दूसरा कॉर्ड हो गया हमारे पास सी डी। अब मान लीजिए पहले कॉर्ड ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो बनाया है 40 डिग्री, ऑर्डिनरी एंगल कुछ भी ले सकते हो एंगल। और दूसरा कॉर्ड जो है मान लो वो भी सेंटर पे एंगल बनाता है कितना? 40 डिग्री। तो बच्चों यहां पे जो कॉर्ड्स एंगल बना रहे हैं सेंटर पे, वो एंगल क्या है? वो एंगल इक्वल है। जब कॉर्ड एंगल सेंटर पे बनाते हैं इक्वल तो समझ जाइएगा आपके कॉर्ड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां पे जो आपका ए बी वाला कॉर्ड है ये एक्चुअली में आपके सी डी वाले कॉर्ड के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये चीज आपको पढ़ानी थी। अच्छा, यहां पे ये जरूर वापस से ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो कॉर्ड्स पे ही वैलिड है, बहुत सारे कॉर्ड्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा देखिए, मान लीजिए हम एक बड़ा सर्कल कंसिडर कर लेते हैं। इसमें हमने एक कॉर्ड यहां कंसिडर कर लिया ए बी, एक हमने दूसरा कॉर्ड यहां पे कंसिडर कर लिया है सी डी, एक हम यहां पे तीसरा कॉर्ड कंसिडर कर लेते हैं ई एफ। ठीक है, और हम एक चौथा मान लीजिए कॉर्ड कंसिडर कर लेते हैं जी एच। तो ऐसे हमने 4 कॉर्ड कंसिडर कर लिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपके पास क्या है? सेंटर है। मान लीजिए भाई पहले कॉर्ड ने जो है सेंटर पे एंगल बनाया है, मान लो ये है अपने पास 35 डिग्री। ठीक है, हम बोलते हैं कि दूसरा कॉर्ड भी जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो भी 35 डिग्री बना रहा है। फिर हम कहते हैं जो तीसरा कॉर्ड है वो भी हमारे सेंटर पे एंगल बनाता है 35 डिग्री, और जो चौथा कॉर्ड है वो भी हमारे सेंटर पे एंगल बनाता है 35 डिग्री। तो यहाँ पे चारों कॉर्ड्स जो हैं आपके सेंटर पे सेम एंगल बना रहे हैं। तो भाई चारों कॉर्ड अगर आपके सेंटर पे सेम एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो चारों कॉर्ड हैं ये चारों कॉर्ड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे जो आपका ए बी वाला कॉर्ड होगा वो आपके सी डी वाले कॉर्ड के इक्वल होगा, जो कि आपके ई एफ वाले कॉर्ड के इक्वल होगा, और जो कि आपके जी एच वाले कॉर्ड के इक्वल होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है जो मैं पढ़ाना चाह रहा था? बहुत बढ़िया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैसे थ्योरम 10.2 जो है आपके थ्योरम 10.1 का कन्वर्स यानी कि जस्ट ऑपोजिट है। चलिए, तो ये दो थ्योरम्स डन। इसके बाद बढ़ते हैं थ्योरम 10.3 पे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यहां पे आपको ऐसा बोला गया है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर गिराते हैं अपने कॉर्ड पे तो आपका कॉर्ड जो है बाइसेक्ट हो जाता है। सर आपकी बात हमें पूरी समझ में नहीं आई। देखिए भाई, मान लीजिए आपके पास ये जो है मस्त आपने बना लिया है सर्कल। ठीक है, इस सर्कल में मान लीजिए आपने यहां पे बना लिया है कॉर्ड। इस कॉर्ड का आप नाम रख दीजिए कि ये कॉर्ड हो गया आपके पास ए बी। ठीक है भाई, और यहां पे आपका सेंटर है ओ। अब मान लो आपने क्या किया, सेंटर से आपने एक परपेंडिकुलर गिराया है कॉर्ड पे। वापस से सुनिएगा क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी। तो आपको इंफॉर्मेशन ये गिवन थी
कि एक सर्कल है, इस सर्कल में आपके पास एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड पे आपने सेंटर से क्या गिराया है, परपेंडिकुलर गिराया है। तो जब भी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर गिराते हैं तो आपका कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है, यानी कि आधा आधा हो जाता है। तो मान लीजिए जहां पे हमने परपेंडिकुलर गिराया उस पॉइंट को हम P बोल देते हैं, तो कॉर्ड का एक हिस्सा जो है वो AP है और कॉर्ड का दूसरा हिस्सा जो है आपके पास BP है। तो समझ जाइएगा जो AP हिस्सा है वो आपके बीपी हिस्से क्या का होगा भाई, बराबर होगा। ये है आपका थ्योरम 10.3। सिंपल सा थ्योरम है कि सेंटर से जब भी हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो हमारा कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। अच्छा, बाइसेक्ट होने का एक और मतलब होता है, यहां पे जो आपका एपी वाला हिस्सा है वो आपके पूरे कॉर्ड का आधा होगा। पूरा कॉर्ड क्या है, एबी है, तो जो एपी वाला हिस्सा है वो आपके एबी का क्या होगा भाई, आधा होगा। वहां पे जो दूसरा वाला हिस्सा है वो बीपी है, तो बीपी वाला जो हिस्सा है वो भी तो आपके कॉर्ड का आधा होगा, तो वो भी आपके एबी का क्या होगा, आधा होगा। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बातें हैं जो यहां पे आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब भी आप सेंटर से परपेंडिकुलर गिराते हैं तो आपका कॉर्ड बाइसेक्ट होता है, इधर एपी और उधर बीपी बराबर होते हैं। जो आपका एपी होता है वो पूरे एबी का आधा है और जो बीपी होता है वो भी आपके एबी का क्या है, आधा है। पॉइंट क्लियर, कहीं पे कंफ्यूजन तो नहीं, बढ़िया। इसको थोड़ा बहुत और प्रैक्टिकल समझ लेते हैं अपन, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ क्या, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में मान लीजिए आपके पास कौन है भाई, सेंटर है, और ये आपके पास मान लीजिए कॉर्ड है। आपने नाम दे दिया इस कॉर्ड का वापस से AB। मान लीजिए जो AB कॉर्ड है आपके पास जो है टोटल 8 सेंटीमीटर का है। कितने का है, टोटल 8 सेंटीमीटर का है। अब आपने सेंटर से क्या गिरा दिया, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिरा दिया। मान लीजिए पॉइंट आपके पास P हो गया। मैंने आपको आज ही पढ़ाया है कि जब सेंटर से परपेंडिकुलर गिरेगा कॉर्ड पे तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी टोटल कॉर्ड का लेंथ जो 8 सेंटीमीटर है वो इस तरफ आपके पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा और इस तरफ भी आपके पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है जो मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की है। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि जो आपका AB था, पूरा कॉर्ड था वो 8 सेंटीमीटर था, लेकिन जो आपका AP आया है वो कितना आया है, 4 सेंटीमीटर आया है। और जो 4 सेंटीमीटर है वो बेसिकली आपके 8 सेंटीमीटर का क्या है, आधा है, यानी कि बेसिकली वो आपके AB का क्या है, आधा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसे ही जो हमारा BP है वो भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, यानी कि वो भी हमारे 8 सेंटीमीटर का क्या है भाई, आधा है। और 8 का आधा है मतलब हमारे AB का क्या है, आधा है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा जो हम लगाते हैं कॉर्ड्स और परपेंडिकुलर के, मतलब एक कॉर्ड पे और सेंटर से परपेंडिकुलर होने पे। याद रखिएगा ये थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब आप सेंटर से परपेंडिकुलर गिराते हैं। कुछ बच्चे यहां पे कहीं से भी परपेंडिकुलर गिराते हैं और इस थ्योरम को लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये थ्योरम तभी अप्लाई करनी है जब आप सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, उसके अलावा कभी भी आप इसे अप्लाई नहीं करेंगे। चलिए, तो अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा थ्योरम 10.3। अब थ्योरम 10.3 जब हो गई तो इसी थ्योरम का एक कन्वर्स आता है। क्या कन्वर्स आता है, कन्वर्स कुछ ऐसा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। देखिए पिछले क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था कि जो आपका कॉर्ड है, अगर कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर बनता है तो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है। तो यहां पे उसका उल्टा उन्होंने ऐसा बनाया है कि मान लो सेंटर से आपने एक लाइन बनाई और जो लाइन बनाई कॉर्ड पे वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो लाइन जो है परपेंडिकुलर होगी। मैं इसको समझाता हूं, यहां पे देखिएगा डायग्राम की मदद से। मान लीजिए आपके पास ऐसा एक सर्कल है, ठीक है, और ऐसा जो है आपके पास एक कॉर्ड है। आपने कॉर्ड ले लिया अपने पास, कौन, AB। मान लीजिए आपके पास कौन है भाई, आपके पास सेंटर है। हम कह देते हैं कि पूरे कॉर्ड का जो लेंथ है वो कितना है, वो 8 सेंटीमीटर है। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने OP बनाया है ये परपेंडिकुलर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप बोलेंगे कि सर हमको तो दिखाई दे रहा है वो परपेंडिकुलर है, तो वो ऐसा देखने से नहीं चलता ज्योमेट्री में। जब तक चीजें लिखी ना गई हो तब तक आप किसी चीज को मान नहीं सकते हैं। तो यहां पे बस मैं इतना कहूंगा कि जहां पे मैंने ये लाइन OP बनाई है, ये लाइन OP मेरे पूरे कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये लाइन OP मेरे पूरे कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है का मतलब ये है कि अगर पूरा कॉर्ड 8 सेंटीमीटर का है तो इस तरफ वाला हिस्सा 4 सेंटीमीटर का होगा और इस तरफ वाला हिस्सा भी 4 सेंटीमीटर का होगा। तो
मैंने क्या बोला कि जो लाइन हमने ओपी बनाई है वो हमारे पूरे कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि इस तरफ भी 4 उस तरफ भी 4। तो लाइन तो हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो जब लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो लाइन को परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। जी हां, ये चीज आपको थ्योरम के माध्यम से सीखनी है। ऐसा नहीं कि डायग्राम से दिख रहा है परपेंडिकुलर तो आपने रट लिया कि ठीक है यार आंखों से दिखने में परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ही होगा, ऐसा नहीं होता। अपन थ्योरम से बिठाते हैं बातों को दिमाग में कि ठीक है हमने एक लाइन बनाई सेंटर से, वो हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, आधा आधा बांट रहा है, मतलब जो लाइन हमने सेंटर से बनाई है उसको परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। इसको आप बहुत अलग अलग केसेस में, मतलब किसी और दूसरे सर्कल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सर्कल है, मान लीजिए आपने ये कॉर्ड ले लिया है, ये कॉर्ड आपके पास मान लीजिए ए बी हो गया। यहां पे कॉर्ड का लेंथ मैं कर देता हूं कि कॉर्ड का लेंथ मान लो अपने पास 10 सेंटीमीटर हो गया। वापस से हमारे पास ये सर्कल का सेंटर है, हमने यहां पे एक ज्वाइन कर दी लाइन ओपी। अब मैंने बोला कि इस तरफ जो है 5 सेंटीमीटर है और इस तरफ भी कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो भाई दोनों तरफ लेंथ क्या हो गया, सेम हो गया। अब दोनों तरफ लेंथ सेम हो गया, मजबूरन यहां पे परपेंडिकुलर उस लाइन को होना ही पड़ेगा। तो जब भी सेंटर से कोई लाइन बनाते हैं आप जो कि आपके कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है तो लाइन परपेंडिकुलर होती है, और ये थ्योरम 10.4 कहती है। और थ्योरम 10.3 ये कहती है कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हैं तो आपका कॉर्ड क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। तो इन बातों को प्लीज कभी भूलिएगा मत। बहुत काम की थ्योरम्स थी हैं, बहुत काम आते हैं आपके एग्जाम में। एक और थ्योरम है 10.5, इसको पढ़ते हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। बच्चों ये थ्योरम जो है आपके सिलेबस से डिलीटेड है, ये थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं आ रही है। वैसे ये थ्योरम है क्या, ऑल्दो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, डिलीटेड है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी सुन लीजिए। मान लीजिए आपको इस थ्योरम को समझने के लिए पहले यह समझने की जरूरत है कि सर यहां पे डायरेक्ट 3 पॉइंट्स के बारे में बात किया गया है, तो मैं आपको 1 पॉइंट से शुरुआत करवाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है और मैंने आपसे सवाल पूछ दिया कि इस एक पॉइंट से कितने सर्कल गुजरेंगे, तो आप बोलेंगे सर इस एक पॉइंट से एक सर्कल ऐसा गुजर गया, सर दूसरा सर्कल ऐसा गुजर गया, तीसरा सर्कल ऐसा गुजर गया, चौथा सर्कल ऐसा गुजर गया, पांचवा सर्कल सर ऐसा गुजर गया। सर कोई कमी नहीं है, जितने सर्कल चाहे हम उतने सर्कल गुजार सकते हैं इस पॉइंट से। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जब एक सिंगल पॉइंट होता है तो सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, अगर सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकते हैं, जितने चाहे उतने सर्कल हम पास करवा सकते हैं। पॉइंट क्लियर। चलिए, लेकिन यहीं पे कोई पूछ ले आपसे कि ठीक है एक पॉइंट से तो आपने कर दिया, मान लीजिए ऐसे 2 पॉइंट हो गए, भाई 2 पॉइंट से आप कितने सर्कल पास करवा सकते हैं। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। हमने बोला कि ठीक है सबसे पहला सर्कल तो ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं एक सर्कल तो ये भी है, सही बात है। कोई बोलेगा भाई एक सर्कल तो ये भी है और बड़ा ले लो। ऑल्दो सर्कल जैसे मैं नहीं बना रहा हूं, मैं समझ रहा हूं क्योंकि डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं बनता है मेरा, पर फिर भी विजुअलाइजेशन क्लियर हो रही होगी कि ऐसे 2 पॉइंट्स अगर हैं तो उन 2 पॉइंट से वापस से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल जो है अपन पास करवा सकते हैं। कोई कमी नहीं है सर्कलों को पास करवाने की, इनफाइनाइट जितने चाहें उतने सर्कल आप 2 पॉइंट से पास करवा सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है। सिंगल पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल जो है पास हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि भाई आपके पास अब 3 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट हैं, अब आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, तो अब 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे। तो याद रखिएगा जब 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो 3 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है अगर वो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हो। अगर वो तीनों पॉइंट क्या हो, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब ये है कि अगर हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, अब 3 पॉइंट्स हमने एक लाइन में ले लिए। क्या ले लिए हमने, 3 पॉइंट्स एक लाइन में ले लिए। तो जब हमने 3 पॉइंट्स लाइन में ले लिए तो इन तीनों पॉइंट्स को हम कोलिनियर बुलाते हैं। जब हमारे 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनसे कोई भी सर्कल पास नहीं कर सकता। ठीक है, याद रखिएगा इस केस में कोई भी सर्कल पास नहीं करेगा क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। यहां पे जो हमने पॉइंट्स लिए थे, सबसे पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था और तीसरा पॉइंट ये था। ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, ये 3 पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर है। और नॉन कोलिनियर होने का मतलब ये है कि उन तीनों से कोई भी स्ट्रेट लाइन पास नहीं कर सकती। जब स्ट्रेट लाइन नहीं पास कर सकती है तो उन तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास करती है और ये सर्कल यूनिक है, इसके अलावा कोई और सर्कल पास नहीं करता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कई बार ये थ्योरम जो है वैसे तो डिलीटेड है आपके सिलेबस में, पर फिर भी
कुछ क्वेश्चंस में आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें दिख जाएंगी, इसीलिए मैंने फिर भी बता दिया है, ठीक है। चलिए, तो इस बात को और ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका थ्योरम 10.5। बच्चों, इस थ्योरम 10.5 से रिलेटेड, इससे रिलेटेड तो नहीं, पर हाँ कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है एग्जाम में कि हमने सर्कल का आपको एक आर्क दे दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि हमने आपको पूरा सर्कल नहीं दिया है, हमने आपको सर्कल का क्या दिया है, एक छोटा सा आर्क दिया है। मान लीजिए हमने आपको ए बी दिया है, ये ए बी आपके सर्कल का क्या है भाई, ए बी जो है आपके सर्कल का आर्क है। अब आप हमें क्या करके दिखाइए, आप हमें सर्कल का सेंटर फाइंड करके दिखाइए। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने आपको सर्कल का आर्क दिया है, अब आपका काम है कि आप हमें सर्कल का क्या फाइंड करके दिखाइए, आप हमें सर्कल का सेंटर फाइंड करके दिखाइए। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो बहुत सिंपल तरीका है इसका। आप बोलते हैं कि ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, एक आर्क गिवन है, यहां पे एक तीसरा पॉइंट हम मान लेते हैं सी। हम यहां पे ए और सी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। हम यहां पे बी और सी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ऐसे हम एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं सी, जो कि आर्क पे लाई करता है। ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं, बी और सी को ज्वाइन कर देते हैं। ये जो आपका एसी कॉर्ड है, इस एसी कॉर्ड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम एसी कॉर्ड का बच्चों? तो ये जो हमने एसी कॉर्ड का बनाया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको छोटे क्लासेस में बनाना सिखाया गया है, वरना मैं आपको सिखा चुका हूं ओरिजिनल वीडियोस में। जब मैं इस चैप्टर के वीडियोस बता रहा था, मतलब ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी, तो मैं बता चुका हूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो एक बार पुराने वीडियोस, पुराने मतलब अभी बनाए हैं, बस जाके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, ऐसे भी सर्च करोगे तो कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। छोटी क्लासेस में सीखा है वैसे आपने 8th वगैरह में। ऐसे ही ये जो दूसरी कॉर्ड है बीसी, आप इस बीसी कॉर्ड का भी क्या बनाइए, इस बीसी कॉर्ड का भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। तो आपने पहले इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और फिर आपने इस वाली कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारे सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको सर्कल का सेंटर नहीं पता है और आपको फाइंड करना है, तो आप सर्कल में 2 कॉर्ड ले लें। एक कॉर्ड AC, दूसरा कॉर्ड आप BC ले लें। कोई से भी 2 कॉर्ड ले लें, जरूरी नहीं है कि दोनों कॉर्ड का एक पॉइंट सेम होना चाहिए, वो मैंने यहां पे दिखाया है। आप मन से जितने 2 कॉर्ड्स कहीं पे भी सर्कल में ले सकते हैं। यहां पे हमने कुछ इस तरीके से ले लिया। आप पहले कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए, आप दूसरे कॉर्ड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपके सर्कल का क्या होगा भाई, वो आपके सर्कल का सेंटर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये था अपना थ्योरम 10.5, ठीक है। चलिए, थ्योरम 10.5 के पास बढ़ते हैं थ्योरम 10.6 पे। थ्योरम 10.6 में बड़ी सिंपल बात बोली गई है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। ये थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को हो सकते हैं कि सर हमें ये ब्रैकेट में क्या क्या चीजें लिखी हैं, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको इस थ्योरम के 2 अलग अलग हिस्से हैं एक्चुअली, वो समझा देता हूं, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। अच्छा, इस थ्योरम को समझने से पहले एक थोड़ी सी बात अपन समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये आपको मैंने एक सर्कल दिया है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको एक सर्कल दिया है, इस सर्कल में ये जो है आपके सर्कल का क्या है भाई, सेंटर है। यहां पे हमने एक कॉर्ड ले लिया है, कॉर्ड है मान लो AB। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि AB कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा कि AB कॉर्ड का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर AB कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस होगा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, वो वाला डिस्टेंस। याद रखिएगा, जब भी किसी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस पूछा जाता है तो आप सेंटर से उस कॉर्ड पे क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं। और ये जो डिस्टेंस आती है, यही आपके कॉर्ड की डिस्टेंस कही जाती है। कहां से, सेंटर से। याद रखिएगा, कोई भी नॉर्मल डिस्टेंस नहीं होती है, ये स्पेशल डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर क्वेश्चन में बोले कि डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो दिमाग में डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर मत चलने देना, दिमाग में चलने देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। आप पॉइंट समझ रहे हैं, जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, बढ़िया। अब यहां पे इस थ्योरम पे हम जरा आते हैं। तो बच्चों, इस थ्योरम में कुछ ऐसा बोला गया है कि मान लीजिए इस थ्योरम के 2 पार्ट्स हैं। ये जो है पहला पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं, या फिर इसको केस 1 ले लो, ठीक है।
इस थ्योरम में दो केसेस होते हैं। ये पहला केस अपन डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये रहा सर्कल, मान लीजिए कौन है, आपके पास है सर्कल। इस सर्कल में हम दो कॉर्ड्स ले लेते हैं। एक कॉर्ड आपके पास ये वाला है, इस कॉर्ड का हमने नाम दे दिया ए बी, और दूसरा कॉर्ड आपके पास ये वाला है, इस कॉर्ड का हमने नाम दे दिया सी डी। ठीक है, अब ये रहा आपके पास सर्कल का कौन, सेंटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं यहां पे आपको गिवन इंफॉर्मेशन देता हूं, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में? यहां पे गिवन कि आपके दोनों कॉर्ड्स बराबर है। यहां पे जो ए बी वाला कॉर्ड है वो ए बी वाला कॉर्ड आपके सी डी वाले कॉर्ड के क्या है, बराबर है। ये जो ए बी वाला कॉर्ड है आपके सी डी वाले कॉर्ड के क्या है, बराबर है। मान लीजिए अपन हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, तो हम कह देते हैं कि भाई ए बी वाला कॉर्ड मान लो 5 सेंटीमीटर का हो गया, या फिर इसको चलो 10 नहीं 5 की जगह 8 कर देते हैं कि मान लो भाई हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि जो हमारा ए बी वाला कॉर्ड 8 सेंटीमीटर का हो गया, अब सी डी वाला कॉर्ड बराबर है इसके, तो हम इसको भी 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। डन। अब सेंटर से पहले वाले कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर गिराते हैं, हम सेंटर से दूसरे वाले कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर गिराते हैं। तो जो मान लो पहले, इस पॉइंट को पी बोल दो, हम बोलते हैं कि पहले वाले परपेंडिकुलर का डिस्टेंस जो है मान लो 3 सेंटीमीटर है। पहले वाले कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, तो जो दूसरे वाले कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस गया है वो भी कितना सेंटीमीटर होगा, उसको भी 3 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। जी हां, यहां पे ये चीज आपका थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, उसमें आपके पास दो कॉर्ड्स हैं, वो दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो सेंटर से जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिराते हैं, सेंटर से जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिराते हैं उन कॉर्ड्स पे, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कैसे होंगे, सेम होंगे। इस पॉइंट को जरा ध्यान रखिएगा, बहुत काम का पॉइंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल शेयर कर देता हूं। सब एग्जांपल जो अभी मैं शेयर करूंगा, एक और एग्जांपल वो भी आपके केस 1 का होगा, फिर इसी थ्योरम में मैं आपको केस 2 भी बताऊंगा। अभी भी केस 1 पे एक एग्जांपल लेते हैं। भाई मान लो आपने ये सर्कल मान लिया, ठीक है, इस सर्कल में एक कॉर्ड हम यहां पे ले लेते हैं, ये कॉर्ड मान लो अपने पास ए बी हो गया, एक दूसरा कॉर्ड अपन यहां पे मान लेते हैं कि मान लो भाई ये कॉर्ड जो है अपने पास सी डी हो गया। और जरूरी नहीं है कि इस थ्योरम को आप सिर्फ 2 कॉर्ड्स पे लगाएं, भाई 3 कॉर्ड्स पे भी लग सकता है। तो मान लो ये तीसरा कॉर्ड अपन ने ले लिया कि तीसरा कॉर्ड अपने पास ई एफ हो गया। डन। अब सुनते जाना, भाई इन तीनों कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है। मान लो इस कॉर्ड का लेंथ आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो ये कॉर्ड भी आपके पास 6 सेंटीमीटर है, और ये कॉर्ड भी आपके पास 6 सेंटीमीटर है। डन। अब मान लीजिए ये आपके सर्कल का कौन रहा, सेंटर रहा। हमने सेंटर से पहले कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराया, हमने सेंटर से दूसरे कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराया, और हमने इसी सेंटर से जो है तीसरे कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर गिरा दिया। तो ये जो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हमने गिराए हैं बराबर होंगे। मान लीजिए हम इस पॉइंट को P बोल देते हैं, इस पॉइंट को Q बोल देते हैं, और इस पॉइंट को हम R बोल देते हैं। अगर हम कहते हैं कि पहला परपेंडिकुलर का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरा परपेंडिकुलर भी 4 सेंटीमीटर होगा, और तीसरा परपेंडिकुलर भी 4 सेंटीमीटर होगा। और मैंने आपको अभी अभी सिखाया था कि सेंटर से परपेंडिकुलर गिराना मतलब सेंटर से आपके कॉर्ड की डिस्टेंस निकालना, यानी कि ये जो 4 सेंटीमीटर है ना, ये कोई परपेंडिकुलर तो है, पर एक्चुअली में ये क्या है, ये एक्चुअली में कॉर्ड की डिस्टेंस है सेंटर से। तो इस कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से 4 सेंटीमीटर हुई, इस कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से 4 सेंटीमीटर हुई, और इस कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से 4 सेंटीमीटर हुई। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पॉइंट क्लियर? कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बढ़िया। बच्चों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में गिवन क्या रहता है, इस क्वेश्चन में गिवन ये रहता है कि आपके कॉर्ड्स बराबर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में गिवन क्या रहता है कि आपके कॉर्ड्स बराबर हैं। तो अगर कॉर्ड्स बराबर होंगे तो सेंटर से गिरने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बराबर होगा। पॉइंट क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी जो अगला थ्योरम 10.7 है ना, वो इसका जस्ट ऑपोजिट या कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स कैसे है तो वो भी सुन लो। भाई पिछला थ्योरम जो 10.6 था उसमें कॉर्ड्स की लेंथ सेम थी, तो परपेंडिकुलर का लेंथ बराबर आया, यानी जो आपने सेंटर से परपेंडिकुलर गिराया वो बराबर आया। अब यहां पे हम क्या बोलते हैं कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, मतलब सेंटर से कॉर्ड पे गिरने वाला परपेंडिकुलर सेम है। तो जब परपेंडिकुलर सेम होता है तो कॉर्ड का लेंथ भी सेम आता है। इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए भाई आपके पास ये सर्कल है। डन। अब इस सर्कल में मान लीजिए आपके पास ये पहला कॉर्ड ए बी है,
और मान लीजिए ये दूसरा कॉर्ड जो है आपके पास CD है। डन, ठीक है। ये रहा आपके सर्कल का सेंटर। आपने सर्कल के सेंटर से पहले कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराया, आपने सर्कल के सेंटर से दूसरे कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर गिराया। मान लीजिए जो परपेंडिकुलर है इस तरफ भी 2 सेंटीमीटर का है और इस तरफ भी 2 सेंटीमीटर का है, तो भाई परपेंडिकुलर क्या हो गया, सेम हो गया, तो कॉर्ड का लेंथ भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरा कॉर्ड AB 9 सेंटीमीटर का है तो मेरा कॉर्ड CD भी 9 सेंटीमीटर का होगा। पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? दोनों थ्योरम कन्वर्स कैसे हैं क्लियर हो रहा है? तो पिछले थ्योरम में जो 10.6 था वहां पे कॉर्ड्स इक्वल थे तो डिस्टेंस बराबर था, तो 10.7 में क्या हुआ कि जब डिस्टेंस बराबर है तो कॉर्ड्स भी क्या है, इक्वल है। इसको थोड़ा दिमाग में बिठा के चलिएगा कि सर एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं। तो सर ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर सेंटर से गिराई गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो आपके कॉर्ड्स का लेंथ भी सेम होगा। पॉइंट क्लियर? चलिए, सिंपल थ्योरम्स हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं इनका। बच्चों थ्योरम 10.7 के बाद ये जो थ्योरम 10.8 है, 10.9 है, 10.10 है, 10.11 है और 10.12 है, ये जो आपके पास 5 थ्योरम्स हैं, ये 5 थ्योरम, 5 या 6 हो गए, जितनी हो गई गिन लेंगे अपन, ये जो थ्योरम्स हैं आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊं। इन थ्योरम्स का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होता है आपके एग्जाम के पेपरों में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं थ्योरम्स की मदद से सॉल्व किए जाते हैं। तो इन थ्योरम्स को जब मैं अभी पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि थ्योरम क्या कहना चाहता है, कैसे कहना चाहता है, तो बातों को अच्छे से एब्जॉर्ब करिएगा, क्योंकि अगर इन थ्योरम्स पे आपने कमांड कर ली तो समझिएगा कि आपके इस चैप्टर का जो बहुत बड़ा हिस्सा है क्वेश्चन सॉल्विंग, जिसमें आप बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करेंगे। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो चलिए एक एक करके यहां से जो थ्योरम्स हैं आपकी वेरी इंपॉर्टेंट वाले, इनको हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जरा इस थ्योरम पे आ जाते हैं। तो थ्योरम हमें ये कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सुनिएगा भाई, ऐसा हमें बोला गया है कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार से सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास एक आर्क है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं एक आर्क को? मैं दिखाता हूं, ये देखिए यहां पे अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं। तो ये सर्कल में क्या है बच्चों, ये सर्कल में जो है आपको एक आर्क गिवन है। आर्क कौन है भाई? आर्क जो है आपके पास AB गिवन है। डन। अब ये जो आर्क है दो प्रकार के एंगल बनाएगा। यहां पे हम मान लेते हैं कि सर्कल का जो है सेंटर है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो आर्क है, एक एंगल मान लीजिए सर्कल के किसी इस पॉइंट पे बना रहा है, देख पाए? बहुत ही गंदा बनाया मैंने, कोई बात नहीं, इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये अपना सेंटर है। मान लीजिए ये आर्क जो है सर्कल के किसी एक पॉइंट पे ये वाला एंगल बना रहा है। डन। मान लो ये एंगल जो है अपने पास 30 डिग्री है, तो यही आर्क जो है सेंटर पे ये वाला एंगल बना रहा है, दिख रहा है? तो ये वाला जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है ना, वो इस एंगल का डबल होता है। अगर ये 30 है तो ये क्या होगा? ये 60 होगा। लेकिन इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए? आर्क सेम होना चाहिए, सेम आर्क सर्कल पे एंगल बनाना चाहिए, वही आर्क सेंटर पे एंगल बनाना चाहिए। तो जो सेंटर वाला एंगल होता है आपके सर्कल वाले एंगल का क्या होता है भाई? डबल होता है। ये आपके पास आर्क रहा, इस आर्क ने सर्कल के ऊपर 30 बनाया, तो सेंटर के ऊपर कितना बनाएगा? 30 का डबल यानी कि 60 डिग्री। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? मैं और एग्जांपल शेयर करता हूं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए भाई कि ये हमने एक और सर्कल ले लिया, ठीक है। अब ये जो सर्कल लिया है हमने, इसमें हम एक छोटा सा आर्क ले लेते हैं कि ये जो है यहां से लेकर यहां तक हमने आर्क ले लिया। कहीं पे भी ले सकते हैं आर्क, कोई परेशानी नहीं। अब इस आर्क ने जो है मान लीजिए सर्कल के किसी इस पॉइंट पे एंगल बनाया और ये एंगल हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपन 45 डिग्री ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 45 डिग्री ले लेते हैं। अब मान लीजिए ये आपके सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर पे कितना बनेगा? 45 का डबल यानी कि कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। बस कंडीशन इतनी है कि आर्क आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। आर्क सर्कल के एक पॉइंट पे एंगल बनाना चाहिए और वही आर्क सेंटर के एक पॉइंट पे एंगल बनाना चाहिए। बस कंडीशन इतना ही है, सर्कल के एक पॉइंट पे एंगल बनना चाहिए और सेंटर पे एंगल बनना चाहिए। तो सेंटर वाला एंगल जो होता है सर्कल वाले एंगल का क्या होता है? डबल होता है। ये है आपका मेन कॉन्सेप्ट।
इसको और देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है और इसमें चलो एक नया आर्क ले लेते हैं, हम इसमें ये वाला आर्क ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा वाला आर्क? ये वाला आर्क ले लेते हैं, मस्त अपन। अब ये वाला जो अपन ने आर्क लिया, ये रहा हमारे पास सेंटर, तो ये सेंटर पे इसने एंगल बनाया और ये जो है इसने मान लो सर्कल पे एंगल बनाया। तो अभी जो सेंटर पे एंगल बनाया है, इस बार सेंटर वाला एंगल ले लेते हैं कि सेंटर वाला एंगल जो है अपने पास मान लो 120 डिग्री है, तो सर्कल पे एंगल कितना बनेगा? 120 का आधा। भाई सर्कल वाले का डबल होता है सेंटर पे, तो सर्कल पे सेंटर का क्या होगा? आधा होगा ना। जैसे यहां पे 90 है तो यहां पे 90 का आधा 45, तो यहां पे 120 है तो यहां पे कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये होता है आपका ये वाला थ्योरम जो मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों यहां पे जितना भी मैंने लिया, जितने भी थ्योरम लिए, हर केस में जो मैंने आर्क कंसीडर किया है, ये आर्क मेरा माइनर वाला आर्क कंसीडर किया है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना हर जगह। अभी देखो ना, ये जितने मैंने 3 डायग्राम्स बनाए, एक ये या एक ये, इन तीनों ही डायग्राम्स में मेरा आर्क कौन सा है? माइनर आर्क है। पर सर क्वेश्चन में तो ऐसा मेंशन्ड नहीं था कि आर्क माइनर होना चाहिए कि मेजर होना चाहिए। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं था, यानी कि हमने माइनर आर्क के लिए पढ़ा तो अब हमें मेजर आर्क के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए जरा मेजर आर्क के लिए भी कहानी सुनिए। मेजर आर्क में थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट होता है बच्चों। क्या डिफरेंट होता है मैं आपको समझा देता हूं, देखिएगा। मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी सर्कल में एक मेजर आर्क लेना है, माइनर नहीं लेना है, मेजर लेना है। तो हमने क्या किया, इसी सर्कल में हमने एक मेजर आर्क ले लिया, ये वाला। पॉइंट क्लियर है? ये हमने क्या ले लिया? हमने एक मेजर आर्क ले लिया। अब सुनते जाना जरा, ये जो मेजर आर्क अपन ने लिया है, ये है हमारा मान लो सेंटर। एकदम ध्यान से देखते जाना, ये है हमारा मान लो सेंटर। इस मेजर का आर्क ने सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड किया? अब आप बोलोगे कि सर एक एंगल इस तरफ वाला है, एक एंगल इस तरफ वाला है, हम कौन सा एंगल कंसीडर करें? सही बात है, एक एंगल उस तरफ है, एक एंगल इस तरफ है। तो हमेशा याद रखिएगा, मेजर आर्क के केस में आप ये वाला एंगल कंसीडर करते हैं। जी हां, ये जो मैंने एंगल बनाया ना इस तरफ, आप ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे, सेंटर वाला एंगल। ये वाला मत कंसीडर कर लीजिएगा। ये वाला जो एंगल है ना, ये माइनर आर्क का एंगल है। मैं अभी किस आर्क को कंसीडर कर रहा हूं? मैं अभी मेरे मेजर आर्क को कंसीडर कर रहा हूं। तो जब मैं मेजर आर्क को कंसीडर करूंगा तो मैं ये बड़ा वाला आर्क कंसीडर करूंगा, छोटा वाला नहीं। अगर मैं माइनर आर्क को कंसीडर कर लूंगा तब ये वाला एंगल लूंगा। अभी मैंने मेजर आर्क लिया है तो ये है मेजर आर्क, तो ये है मेजर आर्क वाला एंगल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये हमारे मेजर आर्क वाला एंगल है। अब बात ये है कि सर आपने बोला था आर्क एक एंगल सेंटर पे बनाता है और एक एंगल सर्कल पे बनाता है, तो सर्कल पे कौन सा एंगल है? तो मान लो सर्कल पे ये वाला एंगल ले लेते हैं। भाई आर्क ये रहा और इसने सर्कल पे ये एंगल बना दिया। हमने बोला कि ये एंगल जो है वो 120 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। सही बात है। आर्क को सर्कल के ऊपर एंगल बनाना है, तो ये लीजिए आर्क ने आपके सर्कल के ऊपर एंगल बना दिया 120 डिग्री। क्लियर? तो ये वाला जो एंगल है बच्चों 120 का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे 240 डिग्री आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाना चाहता था कि भाई यहां पे आपके मेजर आर्क ने 120 बनाया, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा 120 का डबल, यानी कि 240 डिग्री बनेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूं? बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो माइनर आर्क के केस में थ्योरम का प्रकार थोड़ा सा अलग है, मेजर आर्क के केस में थ्योरम का प्रकार थोड़ा सा अलग है। लेकिन ज्यादातर 99%, 90 तो 9 तो नहीं, पर 95% क्वेश्चन में माइनर आर्क से ही काम हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप माइनर आर्क से सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चन आप मेजर आर्क से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे अगर क्वेश्चन मेजर आर्क में आए तो आप उसको माइनर आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैंने ये चीज सिखाई है जब मैं आपको टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोस बना के बताता था। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम 10.8 है कि सर्कल का कोई भी आर्क लीजिए, माइनर हो या मेजर, वो जितना एंगल सेंटर पे बनाएगा वो डबल होता है। किसका डबल होता है? जो सर्कल पे बनाता है उसका। अच्छा, मुझे एक बात याद आई कि गलती से फ्लो में मैंने कुछ बातें छोड़ दी। कौन सी छोड़ दी बातें मालूम है? मैं आपको थ्योरम 10.6 जब सिखा रहा था तो मैंने बोला था यहाँ पे 2 केसेस होते हैं, केस 1 और केस 2। मैंने केस 1 तो आपको सिखा दिया था, गलती से केस 2 छूट गया था। तो यहाँ पे जरा मैं केस 2 आपको बता देता हूं। वैसे बहुत सिंपल है। केस 1 याद है? केस 1 में मैंने आपको क्या समझाया था? केस 1 में मैंने आपको यह समझाया था कि भाई एक सर्कल है, इसमें 2 बराबर कॉर्ड है, तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर गिरेगा दोनों जगह क्या होगा? सेम होगा। मान लो यहां पे कॉर्ड का लेंथ 6 है, कॉर्ड का लेंथ 6 है, तो यहां पे मान लो परपेंडिकुलर 3 है, तो इधर भी परपेंडिकुलर कितना होगा? 3 होगा। ये मैंने बोला था कि इसको कहते हैं केस 1। पता है इसको केस 1 क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे एक सर्कल लिया है। अब यहां पे पता है केस 2 भी होता है, मतलब अगर 2 डिफरेंट सर्कल लेते हैं तब भी ये थ्योरम एप्लीकेबल होती है।
लेकिन जब दो डिफरेंट सर्कल हम लेते हैं तो दोनों सर्कल होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल कौन सी चीज है? तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनका रेडियस सेम हो, यानी सेम थ्योरम को हम अप्लाई करवा सकते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स पे, सेम टू सेम थ्योरम। देखिए मान लीजिए हमने बोला कि एक सर्कल ये वाला है और दूसरा सर्कल ये वाला है, ये हमने दो सर्कल्स कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है। अब मान लो हमने बोला कि पहले सर्कल का जो रेडियस है वो r है और दूसरे सर्कल का भी रेडियस कितना है? r है, ऐसा हमने बोल दिया। दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, r की जगह ऐसा कर दो कि पहले सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का भी रेडियस कितना? 4 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, ठीक है। दोनों सर्कल का रेडियस हमने क्या ले लिया? सेम ले लिया। अब सुनते जाना कहानी। मान लो यहां पे एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड यहां पे AB है और दूसरा कॉर्ड यहां पे CD है, ठीक है। अब मैं कहता हूं ऐसा कि मान लीजिए पहला कॉर्ड जो है, इस पहले कॉर्ड का लेंथ जो है मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, तो इधर वाले कॉर्ड का भी लेंथ कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो अभी भी अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा? सेम होगा। और इधर परपेंडिकुलर का लेंथ भाई 3 सेंटीमीटर है, तो इधर भी परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा? 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये रेडियस इक्वल है, बस इतना याद रखिए, 4 मत करिए क्योंकि वो अपने सिचुएशन को सही नहीं बता रहा। रेडियस सेम है, अगर इसका रेडियस कैपिटल R है तो इसका रेडियस भी कैपिटल R है। तो सेम थ्योरम जो है आपके कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स पे भी वैलिड होती है कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, उनके रेडियस सेम है, तो अगर उनमें इक्वल कॉर्ड हैं तो उन पे गिरने वाला परपेंडिकुलर भी क्या होता है? सेम होता है। ये चीज मुझे आपको इस थ्योरम में, दूसरा इसको कहते हैं केस नंबर 2। तो ठीक है, केस 1 याद रखिएगा और केस 2 याद रखिएगा। केस 1 में एक ही सर्कल में दो कॉर्ड बनाते हैं, केस 2 में दो अलग अलग सर्कल में कॉर्ड बनाते हैं, लेकिन जो दो सर्कल्स अपन कंसीडर करते हैं वो दोनों सर्कल अपने कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बात ध्यान रहेगी, इतनी कोई टफ चीज आपके पास ये है नहीं। सिमिलरली बच्चों, जो ये वाला थ्योरम 10.7 था, जिसमें हमको ऐसा बोला गया था कि जिस कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से बराबर है वो कॉर्ड का लेंथ भी बराबर है, तो इसमें भी दो केस होते हैं। एक वो केस होता है जिसमें आपका एक ही सर्कल में आप दो कॉर्ड बना लेते हैं। भाई ऐसा देखिए, एक वो केस होता है जिसमें एक ही सर्कल में आप दो कॉर्ड बना लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने बोला कि सेंटर से इसका डिस्टेंस 4 है और इसका डिस्टेंस भी 4 है, तो कॉर्ड का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। अगर इस कॉर्ड को मैं 8 सेंटीमीटर का बोलता हूं तो ये कॉर्ड भी 8 सेंटीमीटर होगा। यहां पे एक ही सर्कल में बात चल गई। लेकिन उसी सिचुएशन में ऐसा बोलूं कि हम दो डिफरेंट सर्कल ले रहे हैं, लेकिन जो दो डिफरेंट सर्कल अपन लेंगे उनको क्या होना है? कॉन्ग्रुएंट। तो मान लो एक सर्कल हमने ऐसा बना लिया और दूसरा सर्कल हमने ऐसा बना लिया, ये दोनों सर्कल क्या है? अपने कॉन्ग्रुएंट है। क्या प्रूफ है सर कॉन्ग्रुएंसी की? तो मान लीजिए पहले सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल r है और दूसरे सर्कल का भी रेडियस कितना हो गया? स्मॉल r हो गया। अभी कॉन्ग्रुएंट हो गए, सेम रेडियस वाले। तो मान लो यहां पे अपने पास एक कॉर्ड है, यहां पे अपने पास दूसरा कॉर्ड है, ठीक है। इस कॉर्ड का नाम अपन AB दे देते हैं, इस कॉर्ड का नाम अपन CD दे देते हैं। यहां पे सेंटर से हमने परपेंडिकुलर गिराया, मान लो परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, यहां पे भी हमने सेंटर से परपेंडिकुलर गिराया, मान लो परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, तो यहां पे कॉर्ड्स का लेंथ भी क्या होगा? सेम होगा। अगर मान लीजिए इधर का कॉर्ड 8 सेंटीमीटर का है तो इधर का भी कॉर्ड कितना होना पड़ेगा? 8 सेंटीमीटर का होना पड़ेगा। तो थ्योरम 10.6 और 10.7 जो है वो एक ही सर्कल पे वैलिड नहीं होते हैं, वो आपके 2 या 3 सर्कल पे भी वैलिड हो सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जो सर्कल आप कंसीडर कर रहे हैं वो सर्कल आपके कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, यानी कि उनका रेडियस क्या होना चाहिए? उनका रेडियस जो है सेम होना चाहिए। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा, आपको कहीं पे कोई एज सच इशू नहीं होगा। चलिए, ये आपका थ्योरम 10.7 था। तो ये थ्योरम 10.7 के बाद 10.8 की अपन ने बात कर ही ली कि अगर अपने पास आर्क है, माइनर हो या मेजर, लेकिन जो सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है आपके सर्कल के किसी पॉइंट पे बनाए गए एंगल का। अभी इसी एंगल का एक और थोड़ा सा थ्योरम है, इसको भी देख लीजिए। अच्छा, ये थ्योरम 10.8 का, एक सेकेंड रुक जाना, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। अपने पास, हाँ, एक सुनो, थ्योरम 10.8 में एक स्पेशल पॉइंट आता है। ये स्पेशल पॉइंट आपको सीखना बहुत जरूरी है। थ्योरम 10.8 के अंदर ही ये स्पेशल पॉइंट मुझसे छूट गया था, मैं आपको समझाता हूं, सिखाता हूं, बहुत सिंपल सी चीज है। स्पेशल पॉइंट क्या है? तो मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास क्या है बच्चों? मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है। इस सर्कल में आपको बोला गया है, आप सभी लोग इस चीज से तो वाकिफ होंगे कि भाई सर्कल में आपके पास जो डायामीटर है वो क्या है? वो एक कॉर्ड है। आपके सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड जो है हमने डायामीटर को ही बोला है, ठीक है। तो हमें सर्कल में एक कॉर्ड लेने
लेने वाले हैं ए बी, लेकिन ये ए बी कॉर्ड जो हम ले रहे हैं बड़ा ही स्पेशल कॉर्ड है, क्योंकि ये हमारे सेंटर से पास कर रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। मान लो ये डायमीटर ने यहां पे एक एंगल बनाया, हमें नहीं मालूम ये एंगल कितना है, ये पॉइंट हमने बोल दिया सी। अब मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि मैं ये एंगल कहीं से निकाल के दिखा दूं। मेरा इंटरेस्ट किस बात में है कि मैं ये वाला एंगल कहीं से निकाल के दिखा दूं। भाई जो भी हो, तुमने डायमीटर को कॉर्ड कंसीडर किया, पर फिर भी एक आर्क तो बनेगा। क्या आप लोगों को एक आर्क दिख रहा है? आप बोलेंगे हां सर हमें एक आर्क दिख रहा है। कौन सा आर्क? मुझे तो ये वाला आर्क दिख रहा है, और आई होप कि आप लोगों को भी ये वाला आर्क दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या आप लोगों को आर्क? बहुत बढ़िया बच्चों, ये जो आर्क है, इस आर्क की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये आपने सेंटर से गुजरता हुआ बनाया है डायमीटर, तो ये आर्क कोई सिंपल आर्क नहीं है, ये आपके सर्कल का सेमी सर्कल है, आपके सर्कल का आधा है। सर्कल का आधा कहलाता है सेमी सर्कल। अब ये जो सेमी सर्कल आपने बनाया है, भाई आपने तो कायदे से आर्क बनाया। अब आर्क की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल सेंटर पे बनता है वो आपके सर्कल वाले एंगल का डबल होता है, या इसको दूसरे तरीके से देख लो कि जो सर्कल वाला एंगल होता है सेंटर वाले का हाफ होता है। बताया था मैंने कि सेंटर पे 45 बन रहा, सेंटर पे 90 बन रहा है तो सर्कल के ऊपर 45 बनेगा। भाई सेंटर पे 60 बन रहा है तो सर्कल के ऊपर 30 बनेगा, बताया था। अब यहां पे ये वाला जो सेमी सर्कल आर्क है आपके सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? तो आप सभी लोग बोलेंगे कि सर ये जो अपना सेमी सर्कल वाला आर्क है ये सर्कल पे तो ये वाला एंगल बना रहा है। कम ये कौन सा एंगल हो गया? तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन हो गई। भाई ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो कौन सा एंगल बनाया इसने आपके सेंटर पे? 180 डिग्री बनाया। तो अब जो सर्कल पे एंगल बनेगा वो 180 का क्या होगा? आधा होगा। भाई 180 का आधा कितना होता है? 90 डिग्री होता है, यानी कि सर्कल के ऊपर इस बार 180 का आधा यानी कि 90 डिग्री बन जाएगा। क्या आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो रहा है जो मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जब भी आप डायमीटर कंसीडर करते हैं, आप सेमी सर्कल कंसीडर करते हैं, तो जो एंगल आपके सेंटर पे बनता है वो 180 होता है। और हम अभी थ्योरम 10.8 में सीखे हैं कि सर्कल वाला एंगल सेंटर का आधा होना है या सेंटर वाला सर्कल का डबल होना है, जैसे भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। इन एनी केस आपका ये एंगल तो बनेगा कितना? 90 डिग्री बनेगा। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और एज सच कोई इसमें कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं लग रही होगी। ठीक है, अब और सुनिए कहानी, बात यहां पे खत्म नहीं होती है। सर ये जो आपने स्पेशल पॉइंट यहां पे शेयर किया, ये क्या ये जो आपने स्पेशल यहां पे डायग्राम बनाया था इसी केस में पॉसिबल है, या अगर कोई और डायग्राम बनाते हो जहां पे डायमीटर लेते हो हर जगह पॉसिबल है? तो मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप सर्कल के अंदर डायमीटर लेते हैं तो ये जो थ्योरम मैंने आपको बताई ये वहां पे पॉसिबल होता है। देखिए मान लीजिए मैं यहां पे कंसीडर करता हूं ये वाला सर्कल, ठीक है, वापस से मैं सेम डायमीटर कंसीडर कर लेता हूं। बच्चों अगर मैं ऐसा एंगल लूंगा, ये डायमीटर है, ठीक है, तो भी 90 होगा, करेक्ट। अगर मैं ऐसा एंगल लूंगा, पता है तो भी कितना होगा? तो भी 90 होगा। इनफैक्ट अगर मैं ऐसा एंगल लूंगा तो भी कितना होगा? वो 90 डिग्री ही होगा। ये खास बात है। इसी को थोड़ा सा और तरीके से समझ लो कि मान लो भाई अपने पास ये सर्कल है और इस बार जो है ये अपने पास सेंटर है ना, हमने ये वाला डायमीटर लिया है, तो अभी भी अगर ये वाला एंगल बनाएंगे तो ये 90 होगा। अगर आप ये वाला एंगल बनाएंगे तो भी 90 होगा, या फिर आप ये वाला एंगल बनाएंगे तो भी कितना होगा? तो भी आपके पास 90 डिग्री होगा। इन एनी केस अगर डायमीटर है तो आपके सर्कल पे वो 90 डिग्री ही सबटेंड करेगा। पॉइंट क्लियर? चलिए ये थ्योरम 10.8 था और उसका स्पेशल वाला पॉइंट था। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। थ्योरम 10.9 ये वो थ्योरम है बच्चों जो सर्कल के हर एक क्वेश्चन में काम आती है, किसी ना किसी तरीके से ये थ्योरम काम आती ही आती है। क्वेश्चन क्या है? थ्योरम क्या है? थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर आपने एक सर्कल लिया और उसमें एक सेगमेंट है तो उस सेगमेंट द्वारा बनाए गए जितने एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। सर बात समझ में नहीं आई? सही बात है। अब ऐसा समझिए, मान लीजिए आपके पास ये रहा एक सर्कल, ध्यान से देखिएगा। इस सर्कल में हम कंसिडर करते हैं एक आर्क। हमने बोला कि यार ये जो है हमने सर्कल में कंसिडर किया है आर्क। एकदम ध्यान से देखना, इस सर्कल में हमने क्या कंसिडर किया? हमने सर्कल में कंसिडर किया है एक छोटा सा आर्क, ठीक है। अब ये आर्क जो है मान लो सर्कल के इस पॉइंट पे ये बनाता है 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर यही आर्क सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे एंगल बनाएगा तो भी 30 बनाएगा। अगर यही आर्क सर्कल के किसी तीसरे पॉइंट पे एंगल बनाएगा तो भी 30 बनाएगा। अगर यही आर्क सर्कल के किसी चौथे पॉइंट पे एंगल बनाएगा तो भी 30 डिग्री ही बनाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर नीचे वाला बेस, नीचे वाला आर्क आपका सेम है
तो सर्कल के किसी पॉइंट पे, याद रखिएगा सेंटर की बात नहीं चल रही है यहां पे बात चल रही है सर्कल की। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बनने वाला एंगल क्या होता है, हमेशा और हमेशा सेम होता है। अगर मैं इसी आर्क की मदद से यहां पे एंगल बनाता हूं तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। यही है ये सबसे स्पेशल थ्योरम कि अगर आपका बेस आर्क सेम है तो उसके द्वारा बनाया गया हर एक पॉइंट पे एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। इसको आप बहुत अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने ऐसा एक और सर्कल ले लिया, ठीक है, और इस बार आर्क थोड़ा सा यूनिक ले लीजिए। आपने बोला कि सर इस बार जो है मेरा मन कर रहा है मैं ये वाला आर्क लूं, ठीक है। देखो क्या कर लिया अपन ने, अभी अपन ने डिफरेंट आर्क कंसीडर कर लिया कि ये सर्कल है और हमारा मन कर रहा था कि हम एक डिफरेंट आर्क ले लें। तो यहां पे ये जो आर्क है अगर इस पॉइंट पे एंगल बना रहा है, आपके इस पॉइंट पे एंगल बना रहा है, या इस पॉइंट पे एंगल बना रहा है, या फिर इस पॉइंट पे एंगल बना रहा है, या फिर इस पॉइंट पे एंगल बना रहा है, या फिर इस पॉइंट पे, कुछ ज्यादा ही हो गया, या फिर इस पॉइंट पे एंगल बना रहा है, हर एंगल क्या होगा भाई, सेम होगा। अगर कोई सा एंगल आप कंसीडर कर ले, तो मान लो आपने बोला कि ये वाला एंगल है 23 डिग्री, तो ये वाला भी 23 होगा, तो ये वाला भी 23 होगा भैया, ये वाला भी 23 होगा, और ये वाला भी 23 होगा, और ये वाला भी 23 होगा। ये है आपके इस थ्योरम की खास बात। कितना बढ़िया डायग्राम बन गया, क्लियर है दिमाग में बातें? चलिए बढ़िया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं थ्योरम 10.10 पे। बहुत बढ़िया थ्योरम है। If a line segment joining 2 points subtend equal angle at the other 2 points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle that is they are concyclic. कुछ नहीं समझ में आया। यहां पे एक वर्ड जरूर सर हमने देखा, वर्ड का नाम है कॉनसाइक्लिक। सर ये कॉनसाइक्लिक वर्ड का मतलब क्या है? थ्योरम तो समझ लेंगे, पहले इंग्लिश तो समझ लें। कॉनसाइक्लिक वर्ड का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो कि सर्कल पे लाई करें। कॉनसाइक्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉनसाइक्लिक वर्ड का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो कि कहां पे लाई करें, सर्कल पे लाई करें। जैसे देखिएगा, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये 4 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये और चौथा पॉइंट ये, अगर मैं इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास करवा दूं तो ये जो 4 पॉइंट है ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट क्या हो गए? ये चारों पॉइंट आपके ए बी सी डी यहां पे कॉनसाइक्लिक हो गए। क्या हो गए भाई? ये चारों पॉइंट आपके क्या हो गए? कॉनसाइक्लिक। तो कॉनसाइक्लिक वर्ड का मतलब समझे? कॉनसाइक्लिक वर्ड का मतलब यही है कि चारों पॉइंट आपके सर्कल के 4-5 जितने लेने हैं वो आपकी मर्जी है, मत कॉनसाइक्लिक का मतलब समझिए। कॉनसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि जितने भी पॉइंट्स आपने लिए हैं वो कहां पे लाई करते हैं? वो आपके सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। याद रहेगी ये बात, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो ये था एक कॉनसाइक्लिक का मतलब। अच्छा, यहां पे अब इस थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम समझिएगा। थ्योरम बच्चों कुछ ऐसा है कि मान लो एक लाइन सेगमेंट है अपने पास। हमने बोला कि एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट जो है ए है और ये पॉइंट जो है अपने पास बी है, ठीक है। लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट ने मान लो यहां पे एंगल बनाया है 30 डिग्री, ठीक है। जरूरी नहीं है 30 है, कुछ भी एंगल बन सकता है, जरूरी नहीं है कि 30 होना है। तो अपन तो x ले लेते हैं कि इधर बनाया है उसने x डिग्री, और यहां पे किसी पॉइंट पे भी उसने कितना बना दिया? x डिग्री बना दिया। ध्यान से सुनिएगा भाई, आपके पास एक लाइन सेगमेंट था, उसने यहां पे किसी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को अगर मैं c बोलता हूं, वहां पे उसने x डिग्री बनाया। अगर मैं यहां पे किसी पॉइंट को d बोलता हूं तो यहां भी कितना बनाया? x डिग्री बनाया। तो इस सिचुएशन में आपके ये चारों पॉइंट्स जो होंगे क्या हो जाएंगे? कॉनसाइक्लिक, यानी कि वो कहां पे लाई करेंगे? आपके सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। कॉनसाइक्लिक का यही मतलब होता है। अब यहां पे सर्कल सही नहीं बना, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, पर हां याद रखिएगा कि अगर आपने एक लाइन सेगमेंट कंसीडर किया, आपने एक तरफ x डिग्री बनाया, दूसरी तरफ भी सेम x डिग्री बनाया, तो चारों के चारों पॉइंट्स क्या हो गए? कॉनसाइक्लिक हो गए। इस थ्योरम का बहुत कम जगह, बहुत कम क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन होने लगा है। अब आपको इस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, पर हां क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने सिखा दिया। ये डिलीटेड नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है कि भाई आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, एक तरफ अगर उसने x डिग्री बनाया तो दूसरी तरफ भी वो x डिग्री ही बनाता है। पॉइंट दिमाग में याद रखिएगा, कभी भी मत भूलिएगा, ठीक है। सेम एंगल बनाना चाहिए। ये है आपका थ्योरम 10.10। एक और थ्योरम है अपने पास 10.11। अब यहां पे कॉनसाइक्लिक वर्ड का मतलब समझा दिया मैंने, तो अब एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। कौन सा क्वाड्रिलैटरल? एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या चीज है भाई? तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब है एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं,
हैं, मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया, यहां पे एक वर्टेक्स ए लिया, दूसरा वर्टेक्स बी लिया, तीसरा वर्टेक्स सी लिया और चौथा वर्टेक्स यहां पे डी ले लिया, और मैंने आपसे कहा अरे ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है, बिकॉज इसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई करने चाहिए, यहां पे सिर्फ 3 वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। आपको क्या करना है, आपको चारों वर्टेक्स को सर्कल पे लाई करना है, यानी कि चौथा वर्टेक्स भी कहां लाई करना चाहिए, सर्कल के ऊपर लाई करना चाहिए। यह होता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब। क्या होता है कि एक सर्कल के मतलब एक क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टेक्स जब सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो वो क्वाड्रिलैटरल कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। पॉइंट क्लियर है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड ही ये थ्योरम है। थ्योरम ये है कि अगर आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो उसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो मान लीजिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, मानना क्या दिख रहा है हमको, तो एक सर्कल है, उसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे ही लाई करते हैं, क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल पे ही लाई करते हैं। तो एक एंगल यहां पे ए है, एक एंगल यहां पे सी है, ऑपोजिट एंगल है, तो अगर इन दोनों का सम करेंगे आपको 180 डिग्री मिलेगा। एक एंगल यहां पे बी है, एक एंगल यहां पे डी है, अगर यहां पे आप एंगल बी और एंगल डी का सम करेंगे तो भी आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की, कि ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में ये चीज आपकी वैलिड होती है। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने आपको बताया है, जाके आप देख लीजिएगा। बाकी ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, प्रूफ तो काम नहीं आता, पर हाँ ये प्रॉपर्टी जो अपन ने पढ़ी है ये क्वेश्चंस में बहुत काम आते हैं। अगला थ्योरम जो है 10.12, इस थ्योरम का कन्वर्स है, मतलब ऑपोजिट है। ये थ्योरम ऐसा कहता है कि मान लो आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है, ध्यान से सुनना, मान लो आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है, ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसमें या तो एंगल ए और एंगल सी मतलब ऑपोजिट का सम 180 हो जाए, या तो ये वाली कंडीशन लग जाए, इन दोनों का सम 180, या तो दूसरे कंडीशन में बी और डी का सम 180, मतलब दोनों में से कोई सा भी हो जाए, जरूरी नहीं है कि दोनों हो, पर मैं आपको यकीनन बता दूं अगर एक होगा तो दूसरा हो ही जाएगा। पर अगर आपको मालूम हो कि अगर इन दोनों का सम 180 या इन दोनों का सम 180, दोनों में से कोई भी मालूम कर लो, या तो ए प्लस सी का सम 180 या तो बी प्लस डी का सम 180, अगर दोनों में से कुछ भी मालूम पड़ गया तो समझ जाइएगा कि ये क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है, यानी कि चारों के चारों वर्टेक्स कहां पे लाई करेंगे, चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करेंगे। पॉइंट क्लियर है। दोनों में से कोई सा भी कंडीशन, या तो ए और सी का सम 180 हो जाए या तो बी और डी का सम 180 हो जाए, इन एनी केस आपका क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है। उस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब उसके चारों वर्टेक्स जो हैं एक सर्कल पे लाई करेंगे। बच्चों कायदे से आपके इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही थ्योरम्स हैं। अगर इतने थ्योरम्स को आप यहां पे समझ गए हैं तो कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं मेरी बनाई गई ऑलरेडी वीडियो से। आप इस चैप्टर में इतना करके जाइए, एग्जाम में आप बढ़िया करके आ जाएंगे। पर हाँ ये थ्योरम्स जो मैंने आपको सिखाई है, इन थ्योरम्स को दिमाग में जरूर ध्यान रखिएगा। जो मैंने डिफरेंट बातें बताई हैं इनके अंदर, उन बातों को ध्यान रखिएगा। इन थ्योरम के अलावा कोई दूसरा थ्योरम नहीं लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये जो 12 थ्योरम है, इन 12 थ्योरम को दिमाग में आपने रख लिए, आप हर एक क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे, कहीं पे आपको कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन्हीं में से कोई थ्योरम आपके दिमाग से स्किप हो गया, मिस हो गया, तो बहुत दिक्कतें होंगी। हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही ना कर पाए। और यही मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने के पीछे, कि सारी थ्योरम्स जो हैं इस चैप्टर की वो आपके दिमाग में अच्छे से चले जाए। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। जाते जाते आपको बता दूं भाई, मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन यहां पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म, आप इसके वेबसाइट, आप इसके मोबाइल एप्लीकेशन हर जगह से फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है बुक्स एंड ई बुक्स, जिनको आप पढ़ सकते हैं। कैसे? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको एक फॉर्म की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक कर दें और वहां पे जाके जो है अपने डिटेल्स फिल इन कर दें। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जो है आपसे गेट इन टच हो जाएगी। बाकी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं, हाई क्वालिटी वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं और इतने सारे कोर्सेस हम आपके लिए लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का टारगेट आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कुछ बढ़िया से एमसीक्यूज लेकर आएंगे इस चैप्टर के, जिनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और वही उसी टाइप के एमसीक्यूज, मतलब देखो एमसीक्यूज बहुत टफ नहीं रहते, इजी ही रहते हैं आपके एग्जाम में, उसी टाइप के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। सेम तो ऑब्वियसली नहीं पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, पर हाँ जो टाइप रहता है वो सेम रहता है। तो वो मेरे साथ आप हल कर लीजिएगा अगली वीडियो में, और आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर जाएंगे, जो भी आपके सिलेबस में 10th चैप्टर के बाद है उस चैप्टर पे। सो वी विल डेफिनेटली मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स, एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।